हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी कि साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जो साइंस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो साथ में पेन पेपर रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि पहली बार हम देख रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आंख का कौन सा भाग, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। ठीक है, जो आंख का रंग होता है उसका निर्धारण करता है। जैसे देखते होंगे किसी का ब्लू आइज होता है, किसी का ब्राउन आइज होता है, तो वही आंख का कलर हो गया। उसका निर्धारण कौन करता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो वो आंख का एक भाग है जिसकी वजह से हमारा आंख अलग अलग कलर का हो जाता है मानव का। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस, जिसको परितारिका भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, हिंदी में परितारिका बोलते हैं। तो वही आइरिस का कलर किसी का अलग हो जाता है। ठीक है, जिस वजह से यूनिक उसका आंख हो जाता है। किसी का ब्राउन आ जाता है, किसी का ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? आइरिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइरिस की वजह से आंख का क्या होता है? रंग निर्धारण होता है। तो आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस। अगला सवाल दिया गया है कि ऊंचाई बढ़ने से, ठीक है, जब ऊंचाई बढ़ता है तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि आप धीरे धीरे ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। वहाँ पे उसका प्रभाव पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें वायुमंडलीय दाब का, जब ऊंचाई पे बढ़ता है तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है। ठीक है, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है क्या होता है? घटता है। यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी कि घटता है। जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा कि हाइट बढ़ाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। जब देखते होंगे कि हम अचानक से धूप से घर में आते हैं, ठीक है, अचानक से धूप से थोड़ा सा अंधेरे में आते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्या होता है? कुछ टाइम के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा है वो नियंत्रित ठीक से नहीं हो पाता है। तो वही जो है उस नियंत्रण को कौन करता है, ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा आंख का कौन सा भाग है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो वो होता है जो पुतली। पुतली जो आंख में होता है, जिसको नेत्र का तारा बोला जाता है, वही उसको नियंत्रण करता है। जब अचानक से धूप में भी निकलिएगा तो आपका आंख एडजस्ट नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। और उसी तरह से क्या होता है कि आंख, और जब हम धूप से घर में आते हैं तो कुछ टाइम के लिए सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है। तो क्योंकि उस टाइम हमारा आंख जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाया रहता है, तो उसको एडजस्ट का काम करने का कौन करता है? तो पुतली करता है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। सवाल ये है, ठीक है, यहाँ पे सवाल को यहाँ से कौन को कौन कर लीजिएगा। ठीक है, कौन को कौन कर लीजिएगा, यहाँ से भी इसको कौन कर लीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जो ध्वनि ऊर्जा होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है, तो इसमें हम क्या हो रहा है कि हम अपने जो ध्वनि ऊर्जा है, साउंड एनर्जी है, उसको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये डिवाइस नहीं होता तो आप हमें सुन नहीं पाते। ठीक है, और हम अपनी बातों को आप तक नहीं पहुंचा पाते। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इधर से हेलो हेलो बोलते हैं, लेकिन सामने वाला जो हम जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसको सुनाई नहीं देता है। तो उस टाइम सीधे हम क्या सोचते हैं कि हम या तो हमारा माइक्रोफोन ख़राब हो गया है, तो जाते हैं और जहाँ भी रिपेयरिंग सेंटर होता है वहाँ पे माइक्रोफोन अपना ठीक करा लेते हैं। तो वो जो माइक्रोफोन होता है वही क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तभी तो इसको हम लोग जो अपने आवाज़ है उसको वायर के थ्रू दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक बोलते हैं, माइक्रोफोन। अगर इसके आविष्कार की बात करें तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार हुआ था एमिली बर्लिनर द्वारा। ठीक है, एमिली बर्लिनर ने क्या किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि आज माइक्रोफोन नहीं होता तो हम आपसे ये सब मतलब अपने माध्यम से अपने वीडियो को नहीं बना पाते और आप तक नहीं पहुंचा पाते। अगला यहाँ पे सवाल दिया गया, फिर से कौन हो गया है, तो इसको कौन कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा,
उसको विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये कोई यंत्र बड़ा यंत्र नहीं है, हर किसी के घर में देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग विद्युत सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत सेल, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल बैटरी वगैरह होता है, सेल होता है, ठीक है, उसका ही तो प्रयोग करते हैं। उसके अंदर जो मान लीजिए कि घर में इन्वर्टर बैटरी वगैरह होता है, घर में नहीं होगा तो आपके बाइक में लगा होता है, आपके कार में, ट्रक में, ठीक है, या फिर आपके घड़ी में भी बैटरी लगा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है? केमिकल भरा होता है। जब बैटरी को आप फोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आप बैटरी देखे होंगे, ठीक है, इस तरह से नीपो कंपनी का बैटरी बहुत ज़्यादा चलता है, पहले चलता था, मैंने अभी का तो पता नहीं। इस तरह से बैटरी होता है, ठीक है, इस तरह से हमारा बैटरी होता है, और यहाँ पे कुछ ये प्लस वाला साइन होता है, इधर माइनस वाला। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ना बीच से, तो इसमें आपको इस तरह का एक कार्बन का रॉड निकलेगा, और कुछ इसमें काले काले कलर का केमिकल निकलेगा। तो वही केमिकल एनर्जी को क्या करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। कौन सा यंत्र है? हो गया तो विद्युत सेल हो गया, ठीक है। तो वो क्या होगा? सेल हो गया, या फिर बैटरी भी बोल सकते हैं। अगला दिया गया कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है। तो ये सवाल हमको लग रहा है रिपीट भी हो रहा है, ये भी चीज़ आपको जानना जरूरी है। हम लोग कहावत तो बहुत ऐसे बोलते हैं बोलचाल में कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो गिरगिट का रंग बदलने का कारण भी पता होना चाहिए ना, कि क्यों बदलता है भाई। तो उसके लिए क्या होता है कि वो गर्मी सहन करने के लिए रंग बदलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो अलग अलग कलर है वो अलग अलग तरह मतलब हीट एब्जॉर्व करता है। सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्व कौन सा करता है? तो ब्लैक, ठीक है। जो ब्लैक होता है वो हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है। वहीं अगर वाइट की बात करें तो वाइट सबसे कम हीट एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है कि जिस तरह से हीट होता है, गर्मी होता है, उसको सहन करने के लिए जो गिरगिट है अपने रंग को बदल लेता है, ठीक है। इसलिए क्या करता है कि गिरगिट अपने रंग को बदल लेता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि गर्मी के दिनों में हमें क्या बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद सूती के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, सफ़ेद कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। और देखिए देखेंगे कि जो भी खाने वाने बनाने का चीज़ है, जैसे कि तावा वगैरह जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं, तो उसका कलर किस तरह का होता है? ब्लैक होता है, क्योंकि वो जल्दी हीट होगा। किस तरह का होता है? ब्लैक होगा, क्योंकि हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो वो जल्दी से हीट हो जाएगा, और हमारा जो फ्यूल है ज़्यादा खर्च नहीं होगा। समझ में आ गया? तो अगला दिया गया कि गैसों का प्रसरण के 3 उदाहरण दें। तो जो गैस का प्रसरण है उसके 3 उदाहरण, यानी कि जो गैस होता है वो डिफ्यूज होता है, ठीक है, तो उसका उदाहरण पूछा जा रहा है। तो अगर उसके एग्जाम्पल की बात करें तो खाने की सुगंध, जैसे खाना बनता है तो हम लोग सुगंध सुगंध से ही पता कर लेते हैं, वाह आज तो टेस्टी कुछ बन रहा है, ठीक है। या फिर घर में जब पूजा पाठ होता है तो पूजा पाठ के टाइम जो खुशबू वाली अगरबत्ती आती है तो वो भी बहुत अच्छा स्मेल होता है। और उसके बाद से इत्र की महक, या ठीक है, जो हम लोग इत्र लगाते हैं या फिर कोई भी परफ्यूम यूज करते हैं, तो क्या होता है? वो गैस ही है ना। मान लीजिए कि कोई अपने रूम में यूज कर रहा है और धीरे से आप बगल वाले में बैठे, यहाँ तक उसका सुगंध आ गया, इसका मतलब क्या है? कि उसका प्रसरण हो रहा है। तो यही 3 एग्जाम्पल हैं गैस के प्रसरण के, ठीक है। अगला दिया गया विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे कुछ यंत्र का नाम दिया गया है, जैसे कि विद्युत मोटर हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, विद्युत घंटी हो गया, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो विद्युत धारा के कौन से इफेक्ट पे ये काम करते हैं, कौन से प्रभाव पे काम करते हैं। चलिए इसको का आंसर डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जाना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और FB, ठीक है, फेसबुक, इन सब का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से जाके ज्वाइन करके फिर आगे आइए। तो देखिए यहाँ पे अब चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर का। तो चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसी पे ये काम करता है, ठीक है। तो जो विद्युत मोटर हो गया उसमें भी मैग्नेट लगा होता है। जैसे अब छोटा वाला जो मोटर होता है ना, जो अब बचपन में अगर खेले होंगे मोटर से, या फिर मोटर वाला गाड़ी वाड़ी खरीदाया होगा। अभी के तो बच्चों का खिलौना सिर्फ मोबाइल ही रह गया। पहले हम लोग उस तरह से खेले हुए थे, जो मोटर वाला कार आता था, ठीक है। तो उसको जब हमने तोड़ा तो उसके अंदर एक मोटर निकला। क्या निकला? एक मोटर निकला इस तरह से, ठीक है। पीछे इस तरह से कुछ उसमें कनेक्शन वाला था, प्लस माइनस, ठीक है। और उसके आगे जो इस तरह से ये लगा होता है, जिसमें लोग फैन वगैरह लगा के खूब चलाते थे। तो जब इसको यहाँ से हम लोग खोले इसका कवर, तो अंदर क्या होता है उसका, इस तरह से अंदर खोले तो इसमें इसके चारों ओर मैग्नेट का इस तरह से क्या हुआ था? मैग्नेट लगा हुआ था, ठीक है, वो मैग्नेट लगा हुआ था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला दिया गया कि तेल की जो बूंद होती है वो पानी पर क्यों फैल जाता है। जैसे देखेंगे ना कि
कि पानी अगर रखा हुआ ग्लास में, उसमें एक बूंद ऐसे तेल गिरा दीजिएगा, ठीक है, फिर देखिएगा कि थोड़ा देर में पूरे तेल चारों तरफ फैल गया। तो वही पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो तेल की बूंद होती है पानी पे फैल जाती है। ये सारे क्या है, हमारे आसपास की होने वाली घटनाएं का हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो होता है कि जो जल का पृष्ठ तनाव होता है, इस वजह से जो सरफेस टेंशन क्या होता है वाटर का, वो अधिक होता है, ठीक है। जो ऑयल होता है, ऑयल से कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो वाटर जो होता है यानी कि पानी, तो उसका जो सरफेस टेंशन है क्या होता है, सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, वो ज़्यादा होता है। क्या होता है, सरफेस टेंशन वाटर का ज़्यादा होता है, जबकि ऑयल का कम होता है, ठीक है। नीचे की तरफ कर दिया यानी कि ऑयल का कम होता है, जिस वजह से ऑयल उस पर तैरने लगता है। तो समझ में आ गया कि तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाता है, तैरने लगता है। तो ये होता है पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन एक फिजिक्स का फेनोमेना है। अगला सवाल दिया गया कि द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है। जब देखते होंगे कि ऐसे पानी जब हम ऐसे गिराते हैं तो ऑटोमेटिक वो गोलाकार शेप में आ जाता है, ठीक है। या फिर बारिश की जो बूंदें होती हैं वो भी क्या होता है, गोले शेप में होती है। तो ऐसा किस वजह से होता है, तो ऐसा होता है पृष्ठ तनाव की वजह से, यानी कि सरफेस टेंशन के वजह से। तो इसका भी रीजन क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है। इसका भी रीजन क्या है, तो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है कि जो बारिश वगैरह होता है या फिर पानी की बूंदें वो गोलाकार वजह ले लेती हैं, ठीक है, गोलाकार शेप ले लेता है। तो समझ में आ गया इसका रीजन सरफेस टेंशन की वजह से, क्या, ठीक है। ये देखिए सरफेस टेंशन में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो होता है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने का कोशिश करता है, जिस वजह से वो गोलाकार शेप ले लेता है। अगला सवाल दिया गया कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। जो भी धातु होती है, मेटल होता है, तो वो कितना शुद्ध है, कितना प्योर है। जैसे मान लीजिए कि जो हम सोना खरीदने जाएंगे, ठीक है, गोल्ड, तो गोल्ड भी क्या होता है, एक मेटल होता है। सिल्वर भी क्या होता है, एक मेटल होता है। तो हमें शुद्ध सोना ही चाहिए होगा, अगर हम पैसे दे रहे हैं सही सही तो हमें शुद्ध चाहिए होगा। तो उसका निर्धारण करने के लिए, ठीक है, किसकी सहायता ली जाती है, वो किसके वजह से हम निर्धारित कर सकते हैं कि ये शुद्ध है या फिर इसमें मिक्स किया गया है। तो आइए जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज जो है थे, उनका प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, ठीक है। किनके प्रिंसिपल का, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग करके हम लोग मेटल जो होता है उसके शुद्धता का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि परमाणु विखंडन, ठीक है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर विखंडन यानी कि फिजन होता है, तो उसके दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होता है। तो उस एनर्जी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो विद्युत बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो परमाणु यानी कि जो भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसमें क्या होता है कि कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उत्पन्न होता है ऊर्जा। उसका प्रयोग के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं विद्युत बनाने में। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है। जब हम अगर पहाड़ों पे कभी जाएंगे और वहाँ पे कम तापमान यानी कि थोड़ा सा हीट देंगे ना, तो जल क्या होगा कि वहाँ पे उबलना शुरू कर देगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम पहाड़ों पे वायु दाब कम होता है। तो अभी थोड़ा सा पहले यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, तो हाइट बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जल्दी से माने कम तापमान पे ही जो है जल वगैरह उबलना शुरू कर देंगे। अगला सवाल क्या दिया गया है, तो अगला सवाल दिया गया कि जो फ्यूज तार होता है, एक पतला तार होता है, एक तरह का पतला तार होता है। जब हम देखते होंगे घर में फ्यूज वायर लगा होता है, वो काफ़ी पतला होता है, जो यहाँ पे डैश दिया गया है मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। तो उस फ्यूज तार के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस धातु का बना होता है, ठीक है। तो जो फ्यूज तार होता है वो एक तरह का पतला तार होता है, ठीक है, एक तरह का क्या होता है, पतला तार होता है। तो फ्यूज की तार एक पतला तार होता है जो डैश धातु मिश्र धातु से बना होता है। तो वो मिक्स करके बनाया जाता है। तो वो बना होता है टीन व शीशा से, ठीक है, लेड और टीन से मिलके बना होता है फ्यूज तार। और देखिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कि अगर कहीं भी ओवरलोड होता है घर में, तो फ्यूज खत्म तो चारों तरफ का लाइट खत्म। इस वजह से क्या होगा कि हमारे घर के होम अप्लायंस है जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये सब बच जाएंगे, ठीक है, ये सब जलने से बच जाएंगे, ठीक है, खराब होने से बच जाएंगे। तो इसलिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है ताकि घर में शॉर्ट सर्किट ना हो। अगला सवाल दिया गया है कि बादल
वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो जब अक्सर हम लोग देखते हैं आसमान में तो जो बादल होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, तैरते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा किस वजह से होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो अल्प घनत्व के कारण होता है, ठीक है, या फिर निम्न घनत्व के कारण, तो जो उनका घनत्व होता है, घनत्व को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी का डिफिनेशन क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही डेंसिटी का डिफिनेशन होता है, ठीक है, यही डेंसिटी का डिफिनेशन होता है। तो उसके वजह से मतलब कम घनत्व की वजह से क्या होता है, जो बादल होता है हमारे वायुमंडल में तैरता हुआ नजर आता है। अगला सवाल है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो ऐसे 2 ऊतक का नाम बताना है जो खून, जो हमारे, जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, हमारे ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये पूछा जाए 2 ऊतक कौन से हैं जो हमारे ब्लड से खून क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो इसके सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा नाखून, ठीक है, और कॉर्निया, ठीक है, नाखून और कॉर्निया। नाखून सबको पता है, कॉर्निया क्या होता है, हमारे आंखों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो कॉर्निया होता है वो हमारे आंख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आंख में पाया जाता है। तो नाखून हो गया और कॉर्निया हो गया, जो क्या करता है, जो ऐसे ऊतक हैं, ऐसे टिश्यू हैं जो हमारे शरीर से क्या करते हैं, जो खून है उससे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं स्टार लगा के। अगला सवाल दिया गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो बहुत बच्चों को पता होगा। देखते हैं किसको किसको पता है। तो अभी वीडियो यहीं पे पॉज करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए तो कि जो हमारा शरीर होता है सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी, दोनों चीज़ आपको कमेंट करना है। सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, छोटी हड्डी और बड़ी हड्डी, ठीक है, बड़ी हड्डी, दोनों का नाम कमेंट करना है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए देख लेते हैं सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी जो हमारा कान होता है वहाँ पे पाया जाता है, जिसका नाम है स्टेपिस। जो हमारा कान होता है उसमें सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपिस, ठीक है। क्या होता है? स्टेपिस। बड़ी हड्डी बताइएगा, बाकी हमको भी पता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमें पता नहीं है। अगला है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, जो फ्रिज बोलते हैं जिसका, तो वही पूछा जा रहा है कि वो किस सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वो होता है द्रव के वाष्पन सिद्धांत पे, ठीक है, द्रव के वाष्पन सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। जो रेफ्रिजरेटर होता है द्रव के वाष्पन सिद्धांत पर काम करता है। अगला सवाल है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो जो लोलक होता है, ठीक है, पेंडुलम वगैरह देख रहे होंगे तो वही लोलक उसको बोलते हैं। तो उसका काल अवधि जिसको बोलते हैं, टाइम पीरियड, वो किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर, ठीक है, उसका लंबाई के ऊपर, ठीक है, उसके लंबाई के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगला सवाल है कि वॉशिंग मशीन, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन होता है जिसमें कपड़े वगैरह धोते हैं, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसके प्रिंसिपल क्या है? तो वो है अपकेंद्रक, सेंट्रीफ्यूगल जिसको हम लोग बोलते हैं, अपकेंद्रक उसको बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस पे वो काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है? वॉशिंग मशीन, मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। तो इसमें हम क्या करिए, इसमें कपड़े वगैरह डाल दिए, ठीक है, कपड़े वगैरह डाल दिए, उसको ऊपर से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ऊपर से इस तरह से बंद कर देते हैं, और इसमें दे देते हैं लाइट। क्या दे देते हैं? लाइट। उसके बाद क्या होता है कि अंदर के जो भी इसमें कपड़े हैं वो इस तरह से गोल 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 इसे घुमाता है, और घुमा के क्या करता है, उसकी सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है, ठीक है, सारी गंदगी को यहाँ से बाहर निकाल देता है। तो जो गोल गोल घुमाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। उसी पे ये डिपेंड है और उसी पे ये कार्य करता है। अगला सवाल दिया गया कि जो विटामिन B1 है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी होगी तो उसके कमी की वजह से कौन सा बीमारी होगा? तो वो होता है बेरी बेरी एक तरह का बीमारी है जो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग होता है। अगला सवाल पूछा गया है कि विद्युत प्रेस, ठीक है, जो विद्युत प्रेस है के तापन तंतु, यानी कि जो हम विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है जिसका प्रयोग करते हैं कपड़ों को सही से रखने के लिए, तो उसमें तापन तंतु एक तरह का तंतु होता है जो तापन का काम करता है, यानी कि वही हीट करता है, जिसको हम लोग नाइक्रोम बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नाइक्रोम बोलते हैं। तो उसको किसके बीच रखा जाता है? ये पूछा जा रहा है कि किसके बीच रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है अभ्रक, यानी कि माइका के बीच रखा जाता है, अभ्रक के बीच रखा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नाइक्रोम ही का ही प्रयोग करते हैं, हीटर हो चाहे इलेक्ट्रिक आयरन हो उसमें। अगला है कि सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्या स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले स्पीड ऑफ
लाइट। कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसको किसको पता है तो 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो किसने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो रोमर, ठीक है, किसने, रोमर जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था, ठीक है। उस स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने मेजर किया था, तो रोमर ने किया था। अब दिया गया कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो जब आप देखते होंगे इस तरह से अचानक से ये रोड हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि क्या हुआ, ये रोड हो गया, इस तरह से टर्निंग है, ठीक है, जहाँ पे टर्निंग हुआ तो यहाँ पे जो साइकिल चलाने वाला है यहाँ से जाता है साइकिल चलाते हुए जब यहाँ पे टर्निंग लेता है ना, तो मान लीजिए कि जो बंदा है, जो ये मान लीजिए कि साइकिल है, तो जो बंदा है वो इस तरफ थोड़ा सा झुकता है, ठीक है, इस तरह से झुकता है। ऐसा किस लिए झुकता है वो पूछा जा रहा है, ऐसा वो किस लिए झुकता है, तो वो झुकने का कारण क्या होता है, तो उसमें भी फिजिक्स होता है। जब देखते होंगे साइकिल रेसिंग जो करते हैं या फिर बाइक रेसिंग, तो वो लोग इस तरह से झुकते हैं। वो झुकने का रीज़न ये है कि उसके पीछे भी क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स हमारा काम करता है, अगर नहीं झुकेंगे तो हम गिर सकते हैं। तो वह झुकता है क्योंकि, ठीक है, वह झुकता है ताकि जो गुरुत्व केंद्र है वो आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से बच सके, ठीक है। या फिर जब अब हाईवे वगैरह पे जाएंगे जहाँ पे टर्निंग होता है, ठीक है, हाईवे पे जब हाईवे पे जाएंगे ना, जो अच्छा खासा जो रोड बना होगा 4 लेन वगैरह, तो उस पर जहाँ टर्निंग होगा देखिएगा ना, उस तरह उसमें जो रोड है वो खुद तिरछा बनाया जाता है, ठीक है, एक ढलाऊ टाइप का बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो सीधा रोड है, इस तरह से सीधा रोड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ टर्निंग होगा ना इस तरह से, तो इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो थोड़ा सा डाउन रहता है और इधर वाला थोड़ा सा उठा रहता है, ठीक है। इधर वाला थोड़ा सा क्या होता है, उठा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, इधर वाला थोड़ा सा उठा हुआ मिलेगा। ऐसा कि इसलिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ, वो केंद्र की तरफ बना रहे और वो कोई भी गिरने से बचे, ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगला सवाल है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं। तो हाइड्रोजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके कितने आइसोटॉप होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। प्रोटियम पहला, ड्यूटेरियम दूसरा और ट्रिटियम तीसरा। तो ये 3 के 3 क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।